शुरू कर दें। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। दिख तो रहे। ये एक या दो? चलिए जी। तो जैसा आप लोगों ने कहा था, थ्योरी नहीं करेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये चैप्टर 4 में हम आ गए। हाईएस्ट वेटेज इसी चैप्टर की थी, 20 to 25 मार्क्स मान के चलते हो। इसमें से सबसे आसान वाला टॉपिक हम ले रहे हैं, जॉब एलोकेशन। पहले कौन सा ले रहे हैं हम? ये 4.6 में है आपका। आप पेज देखोगे तो 178 पर है। इसकी थ्योरी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास वैसे भी लेट हो गई है। हम सीधा किस पर आते हैं? न्यूमेरिकल पर। थोड़ी सी थ्योरी से पता होनी चाहिए। असाइनमेंट को ही हम कह देते हैं जॉब अलोकेशन। इसी को क्या बोलेंगे? अब इसका पर्पस समझ लो, जॉब अलोकेशन क्या होता है। जैसे अगर आप किसी भी बैंक में विजिट करने गए होगे तो आपने देखा होगा वहां पर कैशियर चेंज होते रहते हैं। जैसे जो पर्सन ड्राफ्ट बना रहा है, आप इस वीक ही जाओगे, इस बार वो ड्राफ्ट बना रहा था, नेक्स्ट वीक देखोगे कैश पे बैठा हुआ है, उससे नेक्स्ट वीक देखोगे चेक इशू कर रहा है। अलग अलग रीजन बीइंग बैंक क्या चाहती है, जो उसके एम्प्लॉय हों वो सारे काम कर पाए। लेट से कोई एम्प्लॉय एब्सेंट होता है, तो उसकी एब्सेंस में कोई दूसरा पर्सन तो काम कर पाए। काम हमें सब आते हैं, बैंक में सब बंदों को सब काम आते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट किसी एक काम में ही होते हैं। मतलब आप देखोगे कैशियर पर, अगर कैश काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, समझता हूँ उस दिन कैशियर चेंज है। रीजन में जो एक्सपर्ट है, जो फटाफट काउंट कर लेता है, वो उस दिन नहीं बैठा हुआ है, तो इसलिए क्या लग गई है? लंबी लाइन लगी है। तो जॉब एलोकेशन का पर्पज क्या होता है कि जो भी एक्सपर्ट है जिस काम में, वो काम हम उसी को अलोकेट करेंगे। 1 to 1 बेसिस पर होता है, एक काम एक पर्सन को। ठीक है, तो हम जैसे आप सीएमए करोगे, आप करने के लिए आप जीएसटी का काम कर लो, इनकम टैक्स का कर लो, फंड मैनेजमेंट कर लो, बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर काम होगा जिसमें आप एक्सपर्ट होगे। ठीक है, तो जॉब एलोकेशन का पर्पज क्या है? टू अलोकेट ए वर्क, किसको? जो पर्सन उसमें एक्सपर्ट है, और 1 to 1 बेसिस पर ये होगा। पहले जॉब एलोकेशन का मतलब समझ आ गया। इसी को असाइनमेंट कह देते हैं। असाइनमेंट का मतलब जॉब किसको असाइन कर रहे हैं हम। तो थोड़ा सा इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट इज ए स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वहां पे पूछ सकता है, असाइनमेंट इज, अब यहाँ तो लिखा हुआ है स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां लिख देगा लेआउट प्रॉब्लम या कुछ बोटलनेक प्रॉब्लम। हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, मेंटेनेंस प्रॉब्लम, बट एक्चुअल में कौन थी? एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देयर मे बी मैनी सिचुएशंस वेयर असाइनमेंट ऑफ पीपल और मशीन, अभी तो मैं आदमी की बात कर रहा था, मशीन की भी। जैसे आप देखते हैं हम ऑफिस में जनरली एक ही प्रिंटर ले लेते हैं, जो स्कैनर का भी काम करता है, फोटोकॉपियर का भी काम करता है, और प्रिंटिंग का भी काम करता है। बट अगर आप प्रोफेशनल, वो तो हम छोटा काम कर रहे होते हैं इसलिए, लेकिन आपको जैसे फोटोकॉपी, आप बुक वालों के पास जाओगे, किसी बुक की फोटोकॉपी करानी है, उनके पास फोटोकॉपियर ही होता है, जो क्योंकि उनके काम, मेन काम किसका आता है? फोटोकॉपियर। तो मशीन भी एक काम, बहुत सारे काम, तो एक मशीन बहुत सारे काम तो कर सकती है, लेकिन एक काम को वो बहुत इफिशिएंटली करेगी, परफेक्टली करेगी। ठीक है, मे बी कॉल्ड फॉर असाइनमेंट ऑफ वर्कर टू मशीन। अब जैसे एक कंपनी में आप जाओगे, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन होती है अलग अलग। मतलब एक मैं टेक्सटाइल फैक्ट्री का काम ले लेता हूँ, एक होती है स्विंग मशीन, एक होती है जो उसमें 5 बटन लगा रही होती है, एक आयरनिंग मशीन होती है। आज जानते हो आप, आयरन भी हाथ से नहीं हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है? मशीन से। ठीक है, अब आप चाहो कि मैं स्विंग दूसरी मशीन से करने लगूं, शायद वो कर तो दे लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं करेगी। तो यहां भी हो रहा है कि असाइनमेंट ऑफ वर्कर टू ए मशीन, क्लर्क टू वेरियस काउंटर्स, जो अभी उन्होंने बैंक का एग्जांपल लिया था, एंड सेल्समैन टू डिफरेंट सेल एरिया। आपने देखा होगा एक कंपनी लेट से 5 प्रोडक्ट बेचती है, आप किसी एक प्रोडक्ट को बेचने में एक्सपर्ट हो सकते हो क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की A to Z नॉलेज है। आपके सामने कोई पर्सन अगर आ गया तो आप उसको बेच ही दोगे।
लेकिन आपको किसी ने दूसरा प्रोडक्ट बेचने के लिए कह दिया जाए और वो पर्सन समहाउ इंटरेस्टेड है, आप उसको फुल्ली इंटरेस्टेड नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग आप उसमें एक्सपर्ट। तो जब सेल्स की बात भी आती है तो ये सेल्समैन भी डिफरेंट जॉब्स के लिए हम करते हैं। आधे टिपिकल एग्जांपल और भी हो सकते हैं। एक हम इसमें शायद पहले तो सिलेबस में होता था, एक क्वेश्चन होता था एयरलाइंस वाला। पायलट के लिए आप जानते हो 3 तरह के एरिया होते हैं। एक होता है प्लेन एरिया, जो सबसे आसान होता है प्लेन लैंडिंग कराना, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, गुजरात, ये सब आ रहे। एक होता है एरियल, जैसे आसाम नॉर्थ ईस्ट वाले। एरियल एरिया में मतलब जो ऊंचाई वाले एरिया, वहां पर प्लेन लैंडिंग सबसे डिफिकल्ट होती है। और एक होता है कोस्टल एरिया, वहां उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि कोस्टल एरिया में बहुत सारे तूफान, हवाओं का जो वहां रुख होता है ना, वो कभी भी चेंज हो जाता है। मतलब आपने लैंडिंग कराना शुरू की, तभी एक हवा का झोंका आ गया। आप देखोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, प्लेन पूरा हिल रहा है। कई बार वो लैंडिंग नहीं कराते, फिर दोबारा से दूसरा राउंड लेके आते हैं। तो हर पर्सन, हर एक पायलट सब जगह एक्सपर्ट नहीं होता है। कोई एरियल एरिया पर एक्सपर्ट है, कोई प्लेन एरिया में एक्सपर्ट है, कोई कोस्टल एरिया में एक्सपर्ट है। ठीक है, ये भी उसमें भी ये भी एग्जांपल आता है। सो असाइनमेंट इज ए प्रॉब्लम बिकॉज पीपल आर possess very varying abilities of performing different jobs. Therefore cost of performing job by different people are different. जो एक्सपर्ट है, मतलब शू मेकिंग कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। जो एक्सपर्ट है शूज बनाने में, वो हो सकता है 1 आवर में 10 शूज बना रहा हो। आप एक नॉन एक्सपर्ट को बना बैठा दो, हो सकता है 5 या 6 ही बना रहा हो और उसमें से 2 डिफेक्टिव कर दे। समझ आ रही है बात? नहीं तो हम किसको दे रहे हैं? और अगर तो पैसा तो उसको भी दे रहे हैं ना, वो नुकसान भी कर रहा है, तो डिफेक्टिव पीस बना रहा है, प्लस काम भी कम कर रहा है। ठीक। Thus assignment problem is a question is the question how assignment should be made in order to total cost involved is minimized। ठीक है, ये इसमें थ्योरी वाली बात समझने वाली थी। तो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ? वन जॉब टू वन पर्सन हु इज एक्सपर्ट डूइंग दैट जॉब। सिंपल होता है जॉब असाइनमेंट। क्लियर होती है बात? और अगर हम एक्सपर्ट को जॉब असाइन करें तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिवेन्यू हमारे क्या हो जाएंगे? मैक्सिमाइज। अब इसमें 4 मेथड दिए हैं। देयर आर 4 मेथड सॉल्विंग द असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहला है कंप्लीट एनुमरेशन मेथड, ये सिलेबस में ही नहीं है। दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड, ये है बट इसका न्यूमेरिकल कंप्लीटली सिंप्लेक्स का आया नहीं है, तो एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे क्योंकि ये फाइनल लेवल पर ज्यादा आता है। ट्रांसपोर्टेशन तो है, पूरा का पूरा है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा करेंगे। आज हमारा कौन सा टारगेट है? हंगेरियन मेथड। अब ये हंगेरियन मेथड एक्चुअल में एक हंगरी के मैथमेटिशियन थे, डी नोइंग। और एक इसके फ्रेंड और कोई साथ में रहा है, 2 लोग थे। ये लोगों ने, ये कौन से कंट्री से थे? हंगरी से। जैसे आप देखोगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन कहां से थे? अमेरिका से, लेकिन उसने लॉ किसके नाम पर रखा? ये लोग चाहते तो अपने नाम पर लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, यार हमारा कंट्री वैसे ही इतना छोटा सा है, और एक हंगरी मतलब क्या होता है? भूखा। और एक कंट्री है भी कुछ ऐसा ही, तो पुअर कंट्री की कैटेगरी में आते। उन्होंने कहा नहीं यार, हमारे देश को लोग जाने, कह रहे हम अपना नाम नहीं रखते, हम क्या रखते हैं? अपने कंट्री का नाम रखते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हंगेरियन मेथड, क्योंकि ये पर्सन कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? हंगरी से, तो इसलिए इसका नाम है हंगेरियन मेथड। तो हम उसको जॉब असाइनमेंट बोले, जॉब अलोकेशन बोले, या हंगेरियन मेथड बोले, सबका मतलब क्या है हमारे लिए? सेम है। तो ये तो बुक में लिखा हुआ है, आप इसको बाद में भी रीड कर सकते हो, इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ चीजें हमें यहां पर नोट करनी है हंगेरियन मेथड के बारे में। पहला हेडिंग आप डालोगे कंडीशन फॉर हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड, कंडीशन फॉर हंगेरियन मेथड। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है इसमें? प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज प्रॉब्लम।
इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक मिनिमाइज प्रॉब्लम होनी चाहिए। मिनिमाइज का मतलब समझ लो, यहां पर एक दो वर्ड लिख लेंगे। जैसे टाइम को हम क्या करना चाहेंगे, किसी भी जॉब के करने का टाइम हम मिनिमाइज करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज। किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में हम बीइंग ऑनर सोचो, क्या आप चाहोगे टाइम ज्यादा से ज्यादा लगाए आपका एम्प्लॉय, या कम से कम? कम से कम। कॉस्ट मिनिमाइज ही करना चाहोगे? अरे ये सुनो, तो हम जो ये एक्चुअली अप्लाई होता है, डायरेक्ट मेथड किस पर अप्लाई होता है, मिनिमाइज प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो क्या करना चाहोगे आप, मैक्सिमाइज। अगर यहां तो हमें दोनों चीजें आएंगी। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज है तो उसको भी हम किस में करते हैं कन्वर्ट, मिनिमाइज में। तो प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज प्रॉब्लम। इफ नॉट, ये एग्जांपल इसके साथ में लिख लेना, इफ नॉट ए मिनिमाइज देन convert it into minimize problem, convert it into minimize problem। और ये बड़ा आसान तरीका होता है। आज हमें टाइम मिलेगा तो एक क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, तब मैं लिखवा दूंगा। मिनिमाइज, जैसे मान लो प्रॉफिट की बात दे दी उसने, सारा हमें क्या दे दिया, प्रॉफिट मैट्रिक्स दे दिया। लार्जेस्ट वैल्यू जो उसमें गिवन होगी पूरे मैट्रिक्स में, कौन सी, लार्जेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू, कुछ भी, उससे सबको क्या कर दोगे, माइनस। क्या कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगी, मिनिमाइज प्रॉब्लम। उसको हम लॉस मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, तो अभी इसको शॉर्ट में ले देंगे, सब्सट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू। ये सिंपल तरीका होता है इसको करने का। तो पहली कंडीशन आपको समझ आ गई होगी हंगेरियन मेथड की, कि प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज, इफ नॉट देन कन्वर्ट इनटू मिनिमाइज। और मिनिमाइज में कन्वर्ट करने का तरीका क्या, लार्जेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू से बाकी सारी ऑब्जर्वेशन, उसको भी, सबको हमें क्या कर देना है, माइनस। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, इतना नोट हो गया। इट शुड बी, it should be a balance problem, it should be a balance problem। अब बैलेंस का मतलब समझ लेना, इस बैलेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमारी नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम क्या मानेंगे उसको, कि वो प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस प्रॉब्लम है। सर अगर नहीं हुई तो, सेम चीज है। अगर रोज कम है तो एक डमी रोड लगा देंगे, अगर कॉलम कम है तो एक डमी कॉलम लगा देंगे। तो इसमें भी लिख देंगे इफ नॉट, इफ नॉट देन इंट्रोड्यूस ए डमी कॉलम और रो। मतलब जो कम है वो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये बात जब हम प्रॉब्लम करेंगे समझ भी आ जाएगी, क्योंकि अब मैं लिखवा दे रहा हूं। तो हमारी मात्र इसकी कितनी कंडीशन है, दो। पहली मिनिमाइज होनी चाहिए, नहीं है तो मिनिमाइज बना लेते हैं। दूसरा क्या होनी चाहिए, बैलेंस। बैलेंस का मतलब नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ, अगर नहीं है, मान लो कॉलम है 5, रो है 4, तो हम एक रो इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, डमी रो कह देते हैं इसको हम। अगर मान लो उल्टा हो जाए, कॉलम 4 हो जाए, रो 5 हो जाए, तो एक हम क्या कर देंगे, डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या ये दोनों कंडीशन समझ आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना, जो भी हम स्टेप्स लिखेंगे, आप 2 पेज छोड़ के चलेंगे, क्योंकि तीसरे पेज पे आपको एग्जाम्पल लिखना। मेरे हिसाब से एक पेज में आ गया होगा, लगभग आधा पेज, आधा पेज आया ना। तो एक ये पेज और एक नेक्स्ट पेज, 2 पेज आप छोड़ के चलोगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल, क्योंकि जो स्टेप हम लिखते जाएंगे उसको साथ में अप्लाई भी करेंगे।
सारे स्टेप में लिखवा दूं और अप्लाई ना करवाऊं तो समझ कुछ नहीं आएगा। डन। चलो अब आते हैं स्टेप्स हंगेरियन मेथड पर। इसमें कितने स्टेप हम यूज करने वाले हैं? हंगेरियन मेथड, या इसी को हम क्या कह देते हैं, जॉब अलोकेशन या जॉब असाइनमेंट। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होता है? रो रिडक्शन या रो ऑपरेशन। बुक में ऑपरेशन लिखा है, लेकिन इसी को हम रो रिडक्शन भी लिख सकते हैं, रो रिडक्शन भी लिख सकते हैं। पहले समझ लो फिर लिखेंगे रो रिडक्शन को, ठीक है? देखो रो रिडक्शन में क्या कहता है, लोकेट स्मॉलेस्ट कॉस्ट, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू समझोगे आप, क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट इन ईच रो of the given cost table. Now subtract this smallest element from each element of this row. As a result, there shall be at least one zero. भाई जो सबसे कम है, अगर उसको सबसे माइनस करोगे तो सबसे कम वाली वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? जीरो। In each row, this new table is called reduce cost table. अब ये बात ना हम करते भी जाएंगे, लिखेंगे बाद में। तो हम इसमें क्या लिखना चाहते हो, लिखो जरा। Subtract smallest value from all elements of each row, and this is applied to all rows. और ये सारा प्रोसेस किस पर अप्लाई करेंगे हम? साजिश से पहली रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी, सबसे माइनस करा, फिर दूसरी रो की स्मॉलेस्ट टू, उससे माइनस करेंगे, एंड सो ऑन। कब तक करते रहेंगे? जब तक सारी रो को हम रिड्यूस नहीं कर देते। हो गया? तो एक आप अगर बुक लाए हैं तो बुक निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे बुक की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक इलस्ट्रेशन है 28। मैं पहले एक ऐसा करा रहा हूं जिसमें आसानी से हो, क्योंकि किसी किसी में क्या ना, पहला ही क्वेश्चन इन्होंने इतना डिफिकल्ट दिया, इसका पहला इलस्ट्रेशन डिफिकल्ट का मतलब लेंदी, मतलब उसमें 3 बार इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाया, तो आप पहली बार में थक जाओगे कि यार ये क्या चल रहा है। तो हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा। इलस्ट्रेशन नंबर 28। आइए, मैंने कहा था इसके नेक्स्ट पेज भी छोड़ के चलोगे, वहां से एग्जाम्पल लिखोगे फिर आप। इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर आइए। 27, 28, ये रहा 28। देखो अब यहां मैं समझा देता हूं। इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ? 6 सेल्समैन आर अलोकेटेड 6 सेल्स रीजन। 6 सेल्समैन है, 6 रीजन दे दिया उनको, जैसे दिल्ली के 6 रीजन मान लो, सबको दे दिया भाई तुम इस रीजन में काम करोगे। सो दैट कॉस्ट ऑफ, ये वर्ड क्या आ गया बेटा यहाँ? कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं मैक्सिमाइज। प्रॉब्लम में कहीं वर्ड नहीं लिखा होगा मिनिमाइज है मैक्सिमाइज, आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट है तो क्या कर रहे होते हैं? मिनिमाइज। ठीक है? मान लो टाइम होता तो भी, लेकिन अगर रिवेन्यू हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, या नंबर ऑफ आइटम्स हो जाए तो क्या करेंगे? उसको मैक्सिमाइज। कॉस्ट ऑफ लोकेशन ऑफ द जॉब विल बी मिनिमम। ईच सेल्समैन इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द जॉब, डिफरेंट कॉस्ट पर करता है ऑब्वियसली। कॉस्ट ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन, तो इसको कह देते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है? अब इसका मतलब भी समझ लो पहले। ये सेल्समैन ए है, तो ये तो सेल्समैन दे दिए इधर हमें, और ये क्या दे दिए? रीजन। सेल्समैन ए अगर फर्स्ट रीजन में जाता तो वहां उसका खर्चा कितना आता है? 15 रुपए। सेल्समैन ए ही अगर सेकंड रीजन में जाएगा तो खर्चा कितना? यानी अलग अलग रीजन का खर्चा उसका अलग अलग दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? अब हमें इसकी पूरी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और हमें बेस्ट जॉब देनी है बेस्ट पर्सन को। समझ आ रहा है? अब इसको करने का तरीका जो हम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं ये करेंगे। अच्छा एक बताओ, इसमें कितने सेल्समैन थे? 6। और रीजन भी कितने हैं? तो 6 ही रो हैं और 6 ही, ये बैलेंस हुई या नहीं?
अगर सर एक कम होता कोई भी तो हम क्या डाल देते हैं वहां, एक डमी, और डमी का मतलब 0 0 सारी कॉस्ट ले लेते हैं, क्या लेते हैं वहां पर, 0। अब इसको हम कहते हैं, देखो ये मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, साइड में हम कॉपी करते जाएंगे। इसको कहते हैं हम टेबल 1, और क्या ले दोगे इस पर, रो ऑपरेशन या रो रिडक्शन, कुछ भी लिखोगे। इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखो, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया। नेक्स्ट में क्या है इसी में बता दूं मैं, ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन को कॉपी किया है इन्होंने। आप भी एग्जाम में देखो, पहला सही से बनाना, सेल्समैन ABCD E लिख देना, बाद में क्या लिख दो, रीजन 1 2 3 4, पूरा पहली टेबल अच्छे से बना दो। बाद वाली टेबल चाहो तो आप थोड़ा शॉर्ट में भी बना सकते हो। डन। पहली रो में मिनिमम वैल्यू कितनी है बताओ। तो अगर हम 0 सबसे माइनस भी करें तो ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स आफ्टर रो रिडक्शन, इसको कह देते हैं हम टेबल 1। क्या करें इसको, टेबल। तो अगर 0 को सबसे माइनस करेंगे तो सेम ही रहना है। दूसरी रो की मिनिमम वैल्यू 5 को माइनस करो तो कितना आएगा बताओ, 35। ये क्या हो जाएगा, ये कितना बचना था, 40, यहां पर कितना, 15, यहां पर 10, और ये कितना हो गया, दूसरी रो कंप्लीट। यहां पर नहीं लगा रहा हूं मैं, इधर मार्क करेंगे। पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरे में मिनिमम वैल्यू 10, ये भी 10, अलग बात है दो आएंगी, कोई बात नहीं। 10 माइनस करोगे 15, 50, 0, 55, 15, 0, पूरा देख के करना। इनके कई बार आंसर गलत भी होते हैं, ठीक है, तो अपना पूरा दिमाग लगाएंगे हम। डन। ये रो भी होगी। तीसरी रो की मिनिमम वैल्यू 10, माइनस करो 15, 10, 25, 0, 15, 50, ये भी होगी। नेक्स्ट की मिनिमम वैल्यू 5, माइनस करो 25, 65, ठीक है। लास्ट वाले में मिनिमम वैल्यू 10, माइनस करो 0, 15, 20, 30, 40 एंड 5। ये हो गया रो रिडक्शन। ये पहला टेबल बना दोगे, कोई प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप होता है इसका कॉलम रिडक्शन। क्या होता है, अब कॉलम रिडक्शन में भी सेम चीज, अब आप वहां पर हेडिंग लिख दोगे, क्या लिखोगे, कॉलम स्टेप 2 पर आ जाओ। ये क्या होता है आपका कॉलम रिडक्शन, और इसकी थ्योरी भी क्या होगी, सेम। अब हम रो की बजाय किसकी वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम, सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कॉलम फ्रॉम ईच एलिमेंट, एंड दिस इज डन टू बी ऑल कॉलम्स। सेम चीज लिख दोगे। ये स्टेप आपसे नहीं पूछेगा, स्टेप तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जो हम अप्लाई करने वाले हैं। डन। देखो जरा, हो गया नोट। अब ये टेबल नंबर जब 1 आ चुका है, उसके बाद हम किस पर चले जाएंगे, ये हो गया आपका टेबल नंबर 2। आप लिख रहे हो तो टेबल नंबर 2, मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम रिडक्शन, या तो ऐसे लिखोगे या कॉलम टेबल 2 कॉलम रिडक्शन, इतना भी लिख सकते हो। डन। पहले कॉलम की मिनिमम वैल्यू, इस कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ। अब 0 को अगर हम माइनस करें तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, एज इट इज लिख दिया। दूसरे कॉलम की मिनिमम वैल्यू फिर से 0 है, कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरे कॉलम की मिनिमम वैल्यू कोई चेंज नहीं। चौथे कॉलम की मिनिमम वैल्यू 0 थी, कोई चेंज नहीं। और पांचवें की 10 है, इसमें चेंज आएगा। तो अब यहां से देखो माइनस करें तो कितना आ जाएगा बताओ, ये है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में गलत नहीं किया है, ये क्या आएगा वैल्यू बताओ, 0, ठीक। ये भी तो 0 थी, ये हो गया 5, इसलिए मैंने कहा था अपना दिमाग लगाना है। ये हो गया 5, ये 5, ये 25, और ये, ठीक है। लास्ट वाले कॉलम की मिनिमम वैल्यू 0 है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये वाला मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, कौन सा वाला, कॉलम वाला ना। टेबल 1 तो समझ आ गई। टेबल 1 हमने किससे निकाली थी, ओरिजिनल क्वेश्चन से, मिनिमम वैल्यू को माइनस किया। टेबल 2 में अब कॉलम में देखेंगे, कॉलम में मतलब इस कॉलम में, ये कॉलम होता है ना, इसमें मिनिमम वैल्यू बताओ क्या है। अगर मैं 0 को सबसे माइनस भी करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या,
एज इट इज रहेगा ना। दूसरे की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरे की मिनिमम वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट चौथे की मिनिमम वैल्यू फिर से 0 0 आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पांचवें में मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ हमारी, 10। तो ये वैल्यू जब माइनस करेंगे, 10 माइनस 10 करते कितना होता, 0। ये भी 0। 15 माइनस 10 5। और ये 15 माइनस 10 5। 25 माइनस 10 एंड 40। लास्ट वाले में फिर से 0 आ गया, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार उस वो नहीं देखना है, वही तो बता रहा हूं मैं। स्टेप 2 ही तो चेंज करना, 3 तो चेंज करना है मुझे। स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे बुक में लिखे हैं वैसे ही लिख रहा हूं मैं। स्टेप 3 में चेंज है। अब इसमें क्या थी, स्टेप 3 में ऑप्टिमलिटी को हमें चेक करना है। किसको चेक करना है जी, ऑप्टिमलिटी को। चलो आ जाओ, उसमें कैसे चेक करते हैं एक बार देखते हैं। ये कॉलम मुझे आप लिख रहे हो साथ में या नहीं, अभी नहीं, अभी पहले वाले दो नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला तो मुझे चाहिए। और इसमें ऑलरेडी लाइन खींची तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स एक बार पहले स्टेप 3 लिखो, फिर उसके बाद ये समझ आ जाएगा। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होता है, चेक ऑप्टिमलिटी। ठीक है, चेक ऑप्टिमलिटी। अब ये हमें देखना है सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। यहां पर इसमें दो चीजें करनी होती हैं। पहला, रो स्कैनिंग। ये स्टेप मैं चेंज कर रहा हूं, जैसा बुक में दिया वैसे नहीं कर रहा हूं। रो स्कैनिंग, पहले मतलब समझ लेना रो स्कैनिंग का। ठीक, मैं ये क्वेश्चन एक बार कॉपी कर दूं इधर, उसके बाद मैं फिर समझाता हूं आपको रो स्कैनिंग का मतलब क्या है। ये टेबल हमारी कौन सी है, 2 है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 6 हो गए ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। कई बार ना आप ऐसा एग्जाम में बना देते हो, जैसे इसने बनाया वैसे बना सकते हो। नहीं तो आप क्या करते हो, ए बी सी डी ई और एफ ये बाहर लिख दोगे। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, और ये क्या हो गया आपका, सिक्स्थ। ये बाहर भी लिख देते हो इस तरीके से। डन। टाइम हो तो अच्छे से बना दें, अदरवाइज तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ ये वैल्यू लिख देते हैं एक बार जरा इसकी, कितनी है, 15, 35, 0, 25, 0 एंड 45। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 5, 0। उससे नेक्स्ट डी, 50 ई में, लास्ट। अब रो स्कैनिंग लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे रो स्कैनिंग का मतलब क्या है। पहली रो में आप जाओगे, किसमें जाओगे, पहली रो में। अगर उसमें एक जीरो है, सिंगल जीरो है, तो उस जीरो पे आपको क्या लगाना है, स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल कुछ भी कर, जनरली हम स्क्वायर लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, क्योंकि कई बार जीरो आपका इतना बड़ा हो सकता है कि सर्कल ना लग जाए कहीं वो, तो हम क्या लगा देते हैं, इसलिए उस पर स्क्वायर। समझ लेना, पहली रो में गए, रो स्कैनिंग का मतलब पहली रो में गए, अगर एक जीरो है, सिंगल जीरो, तो उस पर हमने लगाया स्क्वायर। और लाइन खींचेंगे वर्टिकल। लाइन कैसा खींचेंगे, अब बताओ क्या पहली रो में एक जीरो या दो, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। एक होता तो करते। दूसरी रो में कितने जीरो हैं, कुछ नहीं कर सकते। तीसरी रो में, चौथी रो में ये जीरो आ गया। इस जीरो को मैं डिफरेंट कलर, इस जीरो को हमने क्या किया, सर्कल। स्कैनिंग कर रहे हैं हम रो में, लाइन कैसे खींचेंगे, वर्टिकल खींच दी। अब जो जीरो कट गया, अब उसको जो भी एलिमेंट कट गए उनको हटा देंगे। नेक्स्ट रो में ई में जाएं, बताओ कोई जीरो है क्या, लास्ट वाले में एक है, ये रहा। लाइन फिर से
रो स्कैनिंग कंप्लीट। अब कौन सी स्कैनिंग करेंगे? कॉलम स्कैनिंग। पहला कॉलम, जो कॉलम कट गया उसको स्कैन करने की जरूरत, दूसरे कॉलम में कितने जीरो। अब बताओ, अगर रो स्कैनिंग में हमने लाइन वर्टिकल खींची थी तो कॉलम स्कैनिंग में लाइन कैसा खींचेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो यहां हमने खींचा और लाइन कैसे खींच दी हमने? कितनी बात समझ आ गई? ये रो हो गए। इस वाले कॉलम में कितने एलिमेंट है? 2 जीरो, छोड़ दो, ये तो कटा हुआ है, इसको छोड़ दो। लास्ट वाले में बताओ कितने बचे। अब ये कट चुका है तो कितना जीरो बचा? मात्र एक। और इसकी भी लाइन कैसा खींच दोगे आप? हॉरिजॉन्टल। और लास्ट वाले कॉलम में एक ही बचा, इसकी लाइन भी कैसा खींच दोगे? हॉरिजॉन्टल। इसमें दो है यार। हाँ, नहीं, कॉलम देख रहे हैं ना हम, कॉलम देख रहे हैं। स्कैनिंग सर कब तक करनी है? जब तक सारे जीरो कवर ना हो जाएं। क्या अब देखो कोई ऐसा जीरो जो अनकवर्ड है? सारे जीरो क्या हो चुके हैं? अब अगर इसमें उतनी ही लाइन आ गए हैं जितने हमारी रो या कॉलम है, मैं एक बार बता दूं उसके बाद फिर आता हूं। हमारी लाइन कितनी खींची बताओ अभी? 1 2 3 4 5। लाइन कितनी आई है? 5। और रो या कॉलम कितने हैं? अगर नंबर ऑफ रोज या कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन आ गए तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, यानी क्वेश्चन वहीं खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन को फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव। क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव। अब तुम पूछो क्या पूछ रहे थे बेटा? सी में मैं फिर से, हमने कॉलम स्कैनिंग की थी। इस कॉलम में कितना जीरो था? 1। और मैंने लाइन कैसे खींची? हॉरिजॉन्टल। यार अभी भी डाउट है या क्लियर हुआ? पहले मैंने रो स्कैनिंग की, सिंगल जीरो आया, लाइन वर्टिकल खींची, वो खत्म हो गया। फिर मैं किस पे आ गया? कॉलम स्कैनिंग। अगर पहले कॉलम में मैंने देखा एक ही जीरो था तो लाइन मैंने किसी कितनी है? ध्यान रखना, रो स्कैनिंग में लाइन वर्टिकल जा रही है और कॉलम स्कैनिंग में लाइन हॉरिजॉन्टल। दो जीरो वाले को छोड़ना। और कब तक स्कैनिंग करनी है? ये इसमें तो पहली बार में खत्म हो गए, कई बार पहली बार में खत्म नहीं होंगे, फिर से रो स्कैनिंग करनी पड़ेगी। और कब तक करनी है? जब तक सारे जीरो कवर नहीं हो जाए। अब रो स्कैनिंग में बताओ क्या लिखोगे, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या लिखवाऊं बताओ? रो स्कैनिंग में क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट द रो विद सिंगल जीरो एंड ड्रॉ दी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन? वर्टिकल लाइन, वही लिखना है। फाइंड आउट दी रो विच हैज सिंगल जीरो। यस, अभी बताऊंगा, पहले एक बार कंप्लीट हो जाए। शुरुआत में हमने क्या डिस्कस किया था? हमें जॉब असाइन करनी है कैसे? एक पर्सन को एक जॉब, और हमारी कॉस्ट हो जाए मिनिमम। कॉस्ट क्या हो जाए? हम जो ये माइनस कर रहे हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए माइनस कर रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट आए। यहां जॉब कितनी है? 6। पर अभी अगर हम देखें तो 5 ही जॉब असाइन कर पाए। 5 वर्टिकल लाइन आने का मतलब 5 ही जॉब असाइन हुई है। छठी जॉब अभी किसी को असाइन हुई नहीं है, पर हमें 6 की 6 जॉब असाइन करनी है, इसलिए कर रहे होते हैं। अभी क्लियर हुआ? नोट कीजिए जी, क्या बताया था मैंने? क्या लिखवाया? फाइंड आउट द रो विथ सिंगल जीरो, cover it with square, cover it with square and draw a vertical line, draw a vertical line, draw a vertical line। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम? कॉलम स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग। अब कॉलम स्कैनिंग में भी सेम चीज है, पर चेंज क्या हुआ है बताओ? फाइंड आउट दी कॉलम विद सिंगल जीरो, cover it with square and draw a horizontal line, draw a horizontal line। और ये कब तक करना है? till all zero are covered, till all zero are। पहले रो किया, फिर कॉलम, फिर रो,
फिर कॉलम। स्टार्टिंग किससे करनी है हमें? रो से, फिर कॉलम। ठीक है, टिल डू स्कैनिंग टिल ऑल 0 आर कवर्ड। यहां तक लिख दिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम क्या करें, चेक करें ऑप्टिमलिटी। कैसे चेक होगी बताओ? इफ नंबर ऑफ लाइंस किसके इक्वल आ गया? नंबर ऑफ रोज, या क्या कह सकते हो, कॉलम, वो दोनों तो इक्वल ही होते हैं। तो हम क्या कह देंगे? सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। हम क्या कह देंगे? सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। नहीं आया तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है? नंबर ऑफ लाइंस बताओ कितनी आ रही है? 5। रोज कितनी है? क्या ये इक्वल है? तो इट्स नॉट ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट्स नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट्स नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब कौन से स्टेप पे आ जाएंगे हम? स्टेप 4 पर। बताओ पहले यहां तक समझ आ गया या नहीं? ठीक, स्टेप 4 पहले समझ लो फिर लिखेंगे। स्टेप 4 क्या कहता है? इसकी साइड में हम स्टेप 4 लिख लेते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है? अब अनकवर्ड एलिमेंट, कुछ एलिमेंट कवर्ड हो गए हैं, कुछ एलिमेंट क्या है? अनकवर्ड। जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से मिनिमम फाइंड करना है। और मिनिमम कभी 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 को कवर करने बिना तुम छोड़ेंगे नहीं। इन जो अनकवर्ड एलिमेंट हैं, कौन कौन से अनकवर्ड है बताओ? ये वाले, एक तो ये वाले अनकवर्ड हैं और ये वाले अनकवर्ड हैं। इतने ही है ना अनकवर्ड। बाकी तो सब कवर्ड का मतलब जहां पे लाइन खींच गई वो सब क्या हो गए? कवर्ड। इन अनकवर्ड में जिनको मैंने येलो किया है, इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? ये 5। ये वाली वैल्यू 5 है। इस वैल्यू के 3 ट्रीटमेंट है, वो समझ लेना अच्छे से। जितने कवर्ड हैं उनको एज इट इज लिख दो। इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस वैल्यू को क्या करना है हमें? ऐड। और अनकवर्ड से इसको क्या करना है? माइनस। समझ कुछ आया नहीं? ये मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, स्टेप 4 में क्या लिखोगे? लिखो देखो, फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू, फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम, किससे? फ्रॉम अनकवर्ड, फ्रॉम अनकवर्ड। देन, अब यहां शॉर्ट में लिखते हैं हम। ऐड कहां करेंगे? ऐड का मतलब प्लस कहां पर करेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट पर। इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर। सब्सट्रैक्ट किससे करेंगे बताओ हम? सब्सट्रैक्ट करेंगे अनकवर्ड से। और कॉपी किसको करेंगे हम? कवर्ड को। हालांकि देखो कवर्ड में इंटरसेक्शन वाले भी आते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने क्या कर दिया? ऐड। सब्सट्रैक्ट कहां पर कर दिया हमने? अनकवर्ड से। और बाकी को क्या कर दिया? एज इट इज कॉपी। ये 3 चीजें हमने की हैं। आई थिंक बात समझ आ गई है। अब ये अप्लाई भी करना है, इसको हमें नोट कर लिया इतना। आइए, अब देखो हमें अगर ये 3 बातें दिमाग में है तो हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ये करें फिर ये करें। जैसे हमने देखा 15 क्या है हमारा? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम क्या कर देते? सीधा यहाँ ऐड करके क्या लिख देंगे? 20। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इतना विजिबल है यहां तक? क्योंकि मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ये क्या हो जाएगा आपका? 6। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। हमारी अनकवर्ड वैल्यू में मिनिमम थी 5। यहां मैं ऐड करके क्या लिख दूंगा? 20।
करते जा रहे हैं। ये वाला कवर्ड है, इसको क्या लिखेंगे 35, ये 0, ये कितना हो जाएगा बताओ 30, ये 0 और ये 45। नेक्स्ट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, कितना हो जाएगा 40, ये 0, ये 40, ये 20 इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये 0 और ये कितना रहा 15 है ना। हाँ, रो के हिसाब जाएंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 20, 50 रहेगा 0, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है कितना हो जाएगा ये 60, ये 5, ये नेक्स्ट में ये तो 15 एज इट इज रहेगा। अब बताओ, ये पहले मैं इनको कॉपी कर देता हूं, ये 25 क्योंकि कवर्ड है, ये 0। अब ये इतने थे अनकवर्ड, क्या कर देंगे यहां से 5 माइनस, तो कितना आएगा बताओ ये 5, ये 20, ये 60, ये नेक्स्ट 10 15। ये कवर्ड थे, ऐसी कॉपी कर दो। ये अनकवर्ड है, क्या करोगे माइनस, कितना आया 0, ये 45, 20 40 25 0। कोई डाउट तो नहीं है? समझने के लिए करते हैं वो, जब आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो खुद दिमाग चलता है। इंटरसेक्शन पे ऐड, रेस्ट कॉपी, और सॉरी रेस्ट में सब्सट्रैक्ट, और जो बाकी है कॉपी। अब देखो यहां फिर से हम कौन से स्टेप पे चले जाएंगे, फिर से स्टेप 3, स्टेप 1 और 2 मात्र एक बार अप्लाई होगा, बाकी कौन सा स्टेप बोलना है, स्टेप 3 हमेशा रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग, या स्टेप 4 कब तक, जब तक 6 लाइन नहीं मिलेंगी तब तक, और इसमें मिल जाएंगे। देखो अब यहां बेटा, इधर तेरा डाउट पहले था, एक बार हम लाइन खींच देते हैं ना फिर 0 नजर नहीं आता, वो मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा इसको। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रो स्कैनिंग। पहली रो में कितने 0 छोड़ दो, दूसरी रो में कितने 0 छोड़ दो, तीसरी रो में छोड़ दो, चौथी रो में छोड़ दो, पांचवी रो में 1 0। तो हमने क्या किया बताओ, इसको स्क्वायर किया और लाइन कैसे खींची, वर्टिकल। समझ आ गई? छठी रो में कितने 0 हैं छोड़ दो, तो रो स्कैनिंग कंप्लीट। अब किस पर आएंगे, पहले कॉलम में लाइन कैसे, दूसरे कॉलम में लाइन कैसे, तीसरे कॉलम में छोड़ दो, पांचवा कॉलम तो ऑलरेडी स्कैन हो, छोड़ दो, छठे कॉलम में छोड़ दो, सातवें कॉलम में, अब ये कट चुका है तो कितना 0 बचा, 1। लाइन कैसे, स्कैनिंग ऐसे तो लाइन ऐसे, स्कैनिंग ऐसे तो लाइन ऑपोजिट। रो हो गई, कॉलम हो गई। अब किस पाएंगे, फिर से रो। पहली रो में कितने 0 अभी भी छोड़ दो, दूसरी रो कट गई, तीसरी रो कट गई, चौथी रो में कितने 0 बचा, लाइन। पांचवी रो में कितने 0, नहीं कट चुका है ऑलरेडी, छठी रो तो कट चुकी है। अब फिर कॉलम, पहले कॉलम में 1 मिनट मतलब हो चुका ऑलरेडी ना, दूसरे कॉलम में नहीं है, तीसरे में 1 0 है, लाइन क्या 0 बचा कोई, वैसे भी कितनी लाइन नजर आ गई, 1 2 3 4 5 और एक ही हो गई, तो 4 लाइनें हैं हमारी हॉरिजॉन्टल और 2 लाइनें। हमारा क्या था बताओ, नंबर ऑफ लाइंस किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ रोज लिखो या कॉलम, एक चीज लिख दोगे, तो ये 6 इक्वल टू कितना हो गया, हैंस दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यही हमारा क्या हो चुका है, ऑप्टिमल। अब पता क्या हुआ है, जिसको हमने स्क्वायर में बंद किया है वही जॉब हम असाइन करेंगे, यानी ए को कौन सी जॉब असाइन कर रहे हैं हम, थर्ड वाली, बी को कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड वाली, सी को कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, सिक्स्थ, डी को फिफ्थ, ई को फोर्थ, और एफ को, और एक पर्सन को एक ही जॉब आएगी। और यही स्टेप है हमारा लास्ट 5। असाइन, जैसी सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, असाइन दी
जॉब। तो आपको एक जॉब टेबल बनाना होता है ऐसे, जैसे ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन सेम कर रहे हैं अभी ना, हाँ ये वाला। तो लास्ट स्टेप में टेबल शोइंग ऑप्टिमल, जैसे पहली जॉब किसको आनी चाहिए थी बताओ इसके हिसाब से, पहली जॉब किसको, थर्ड को। पहली जॉब किसको दे दी हमने, बट उसकी कॉस्ट कहां से लोगे, यहां तो जीरो लिखी हुई है। कॉस्ट हमेशा लोगे ओरिजिनल मैट्रिक्स से, कहां से, अब ओरिजिनल में बताओ जरा क्या थी इसकी कॉस्ट। फर्स्ट को थर्ड जॉब बचा की कॉस्ट कितनी, सेकंड को हमने कौन सी असाइन किया बताओ, सेकंड, बताओ कितनी कॉस्ट है सेकंड को, सेकंड कितनी कॉस्ट है 5, ये रही 5 देखो। थर्ड सी को कौन सी जॉब असाइन की हमने, यहाँ सी को दिए कौन सी 6, देखो जरा कॉलम में सी की 6, सी एरा, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं, सी की एरी देखो कौन सी है 6 वाली, कितनी कॉस्ट आ गई है 10। डी को कौन सी दी थी हमने, फिफ्थ, तो डी को फिफ्थ वाली जॉब कितनी 25। ई को कौन सी जॉब दी है हमने, फोर्थ, तो ई की फोर्थ ये वाला कितना हो गया 5। और एफ को कौन सी जॉब दी थी फर्स्ट, ये कितनी आ गई बताओ 10। इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, इससे कम कॉस्ट आप निकाल ही नहीं सकते। अगर आप मैं रेंडमली चाहो कि मैं सर पहली वाली जॉब, देखो आप एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करोगे इसमें, पहली वाली जॉब सबसे मिनिमम कॉस्ट वाले को ही गई है, दूसरी वाली जॉब अगर देखोगे तो अपने आप ही किसको गई है मिनिमम, तीसरी जॉब इनमें से सबसे कम किसको। अब इंपॉर्टेंट ये था कि हम इसको दें या इसको दें, दो थे ना, अगर हम ये दे देते तो फिर ये वाली जॉब जो है किसको जाती बताओ भाई, यहां अगर हम दे चुके थे तो ये कॉस्ट तो फिर नहीं दे पाते ना, तो हमारी कॉस्ट यहां कितनी आती 60, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे सॉल्यूशन निकलता जो है उससे मिनिमम कॉस्ट आप कर ही नहीं सकते। ये बात क्लियर हुई, तो आप देख करके रैंडमली नहीं बता सकते। पर ये सुनो, क्या स्टेप क्लियर हुए, तो लास्ट स्टेप हमने लिख लिया आपने नहीं, स्टेप 5 क्या कहता है, अलोकेट, अगर जैसी सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा ठीक है, तो स्टेप 3 के, स्टेप 4 के बाद कौन सा स्टेप होता है, देन स्टेप 3 अप्लाई होता है। पहले किसको अप्लाई कर देते हैं, स्टेप 3 को, और जैसे ही ऑप्टिमल मिलेगा, अब यानी कौन सा चलने वाला है 3 4 3 4, कब तक, जब तक सॉल्यूशन ऑप्टिमल, और जैसे ही ऑप्टिमल आया हम क्या कर देंगे, असाइन द जॉब्स, असाइन कर देंगे, और एक एंड में एक टेबल भी बना सकते हो, ये जैसे इसने लिखा टेबल वैसे बना करके लिख देते हो, और हेंस करके लिख देते हो मिनिमम कॉस्ट इज 55 रुपीज। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा एक बार में ऑप्टिमल आएगा ही नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन 6 नंबर का ही दिया तो शायद एक बार में ऑप्टिमल हो जाए। और कभी कभी तो हैरान हो जाओगे, 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है, आपने रो रिडक्शन किया, कॉलम किया, और जो कॉलम रिडक्शन के बाद मिला वही ऑप्टिमल है, वही क्या है, लेकिन उसकी वेटेज भी कम होती है। तो ऐसा एक दो बार ही आया मुश्किल से। जनरली एक तो आपको इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना ही पड़ता है, और इस कॉलम को हम क्या कहते हैं, ये टेबल नंबर 1 रो रिडक्शन, टेबल नंबर 2 कॉलम रिडक्शन, टेबल नंबर 3 को क्या कहते थे हम, क्या बोलेंगे, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको, इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। और अब मान लो फिर से इंप्रूव करना पड़ जाए फर्दर, तो क्या लिखोगे, टेबल नंबर 4 फर्दर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, टेबल नंबर 5 बन जाए फर्दर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। वैसे 3 बार हुआ नहीं है, मैक्सिमम कितने बार, यार बात समझ आई या नहीं, एक बार जरा पूरे स्टेप देखो, क्योंकि मैंने रैंडमली अलग अलग उठा के लिखे। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन का मतलब ईच रो की मिनिमम वैल्यू निकाली और उसको सबसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक बार पूरा रो का काम खत्म किया। फिर हमने कॉलम की मिनिमम वैल्यू निकाली और उसको सबसे, 2 टेबल बन गई। जो टेबल आई दूसरी, वहां पर हमने क्या किया, रो स्कैनिंग, पहली रो को स्कैन किया, अगर एक ही जीरो है तो हमने उसको कवर किया स्क्वायर से, और लाइन कैसे खींची, वर्टिकल। अगर नहीं है एक जीरो तो छोड़ दो, सब रो के लिए अप्लाई किया। जब रो स्कैनिंग होगी उसके बाद हमने क्या की, कॉलम, अगर एक ही जीरो है कवर किया स्क्वायर से, और लाइन कैसे खींची है, और ये कब तक करते जाएंगे, रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग, जब तक सारे जीरो कवर, जैसे सारे जीरो कवर हुए उसके बाद हम देखेंगे हमें नंबर ऑफ लाइंस
नंबर ऑफ रोज के इक्वल मिलती है या नहीं, अगर मिल गई तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल, और नहीं मिली तो हमें बनाना पड़ेगा स्टेप 4 इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनकवर्ड से कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, लीस्ट वैल्यू कहां से निकाली थी हमने, अनकवर्ड से, और इस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं कहां पर हम, इंटरसेक्शन पॉइंट पर, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं अनकवर्ड से और कॉपी कर दे रहे हैं रेस्ट को। क्या कर दिया हमने, कॉपी। और फिर से स्टेप 3 पर आ गए, रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। अगर हमारे नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ रोज की इक्वल आई मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, और नहीं हुआ तो फिर से स्टेप 4, यानी फिर से लिस्ट वैल्यू निकालोगे, इंटरसेक्शन पर ऐड, अनकवर्ड से सब्सट्रैक्ट, और जितने भी कवर्ड हैं उनको क्या कर दोगे आप, कॉपी। फिर से रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग, तो 2 बार तो कम से कम अप्लाई। 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा, आता है 8 या 10 नंबर में, आपको 2 बार करनी पड़ेगी, मान के चलना। समझ आया कुछ या नहीं, आगे एक दूसरा क्वेश्चन अभी करें। चलो अब इसका हमने पहला पार्ट किया, अभी जरा देखो पहले पार्ट में हमने क्या किया था, देखो इसी क्वेश्चन का, इसलिए मैंने एक एग्जांपल सेलेक्ट करके लाया हूं ताकि आपको सारी चीजें। तो अभी तक तो उसने कॉस्ट बोली थी, कॉस्ट क्या थी, मिनिमम प्रॉब्लम, इसलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट ए पार्ट हमारा गया, फाइंड द एलोकेशन टू गिवन मिनिमम कॉस्ट एंड व्हाट इज मिनिमम कॉस्ट। तो इसमें मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, 55। दूसरा देखो मैं फिर से बता दूं, इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो इसने कुछ यहाँ गड़बड़ कर रखी है इसमें। अब ये गड़बड़ पहले ही मिल गई हमें जब, तो समझ लो आगे तो फिर पूरा गड़बड़ हो गया होगा। एक चीज और बोल दूं मैं, अगर एक बार इसमें गड़बड़ हो गई, कहीं आपने कुछ माइनस करके गलत लिखा, पकड़ नहीं पाओगे। भले सी 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा हो, लेकिन आप माइनस करके बिल्कुल सही वैल्यू लिखोगे। जैसे इसमें बड़े अच्छे नंबर है, 5 10 माइनस हो रहे तो आसान है, लेकिन वो अगर 12 13 ऐसे कुछ नंबर हो जाए ना तो माइनस करना मुश्किल है, तो उस पर आप क्या यूज कर लोगे, कैलकुलेटर, ज्यादा बेटर, क्योंकि एक बार गलती हुई पकड़ने का कोई तरीका इसमें नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बताओ इसमें, एक बार रीड करो जरा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। नाउ सपोज द अबव टेबल गिवन गिव्स अर्निंग ऑफ ई सेल्समैन, वो इतना कमा के दे रहा है, अर्निंग है, तो ये अर्निंग अब जो होगी आप मिनिमम चाहोगे या मैक्सिमम, कमा के आपको दे कंपनी को तो क्या चाहोगे आप, इसलिए वर्ड क्या आ गया, हाउ कैन यू फाइंड द अलोकेशन सो दैट अर्निंग विल बी। अगर यहाँ वर्ड मैक्सिमम आ गया तो अपने आप ही समझ जाओगे प्रॉब्लम कौन सी है, मैक्सिमाइजिंग। और मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या बताया था, अब आप इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस पूरे मैट्रिक्स में, पूरे में सबसे बड़ी वैल्यू देखो जरा, सबको 70 नजर आ रही है, पहले में तो 45 थी, दूसरे में 45 है, तीसरे में 65, चौथे में 60, पांचवे में उससे, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू। अब आप टेबल नंबर क्या लिखोगे, लॉस मैट्रिक्स, क्या लिखोगे, लॉस मैट्रिक्स लिखो जरा इसके नीचे, टेबल नंबर 1। हंगेरियन की कितनी कंडीशन बताई थी अभी मैंने, 2। पहली क्या थी, इट शुड बी ए मिनिमाइज प्रॉब्लम, अगर मिनिमाइज नहीं है तो क्या करोगे, उसको मिनिमाइज करोगे, और मिनिमाइज करने का तरीका क्या था, लार्जेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू से बाकी सबको क्या कर दोगे, माइनस। लिखो टेबल नंबर 1। स्टेप्स, हाँ स्टेप कंप्लीट हो गए बस, स्टेप कहां लिखे थे अभी तुमने, जो पेज छुड़वाए वहीं तो लिखने थे स्टेप, कहां लिख दिए फिर स्टेप, कोई बात नहीं कॉपी कर देना वहीं पर, ठीक है ना। वो स्टेप मैंने कहा था स्टेप वहां लिखते चले जाओगे और क्वेश्चन आगे लिखते चले जाओगे, लिख दिए कोई बात नहीं, एक बार सही से फेर कॉपी कर लेना, ठीक है। तो यहां आप टेबल नंबर जब 1 बनाओगे, टेबल 1 क्या कहलाएगी आपकी बताओ, लॉस मैट्रिक्स, क्या कहते थे इसको, लॉस मैट्रिक्स ना, मेथड तो एक ही है बस, प्रॉब्लम मैक्सिमाइज हो गई। मैंने अभी कंडीशन क्या लिखवाई, तुम लेट आए थे क्या, हंगेरियन की 2 कंडीशन, मिनिमाइज प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर मिनिमाइज नहीं है तो पहले क्या बनाओगे इसको, मिनिमाइज बनाओगे, बनाने का तरीका क्या बताया था, लार्जेस्ट वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू से बाकी सबको क्या कर दोगे, माइनस। कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा बस स्टेप आ गया इसमें, क्या बनाना पड़ेगा आपको, लॉस मैट्रिक्स, बस बाकी सारे स्टेप सेम है। लॉस मैट्रिक्स बनाओ जरा मुझे, और मुझे भी बताना है यार, मेरे पास
जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। टेबल नंबर 1 लिख के, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। टेबल नंबर 1 लिख के आप लॉस मैट्रिक्स बनाओगे, क्या लिखोगे जरा बताओ। ये आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैं ABCD 1 2 3 लिख रहा हूं, आप पूरा लिखते रहेंगे। तो अगर हम 70 से इसको माइनस करें तो बताओ जरा कितना आ जाएगा। 55। नेक्स्ट वैल्यू 35 एग्जैक्टली। नेक्स्ट वैल्यू 70 माइनस 0 कितना होता। नेक्स्ट वैल्यू 45। नेक्स्ट वैल्यू 60। नेक्स्ट वैल्यू 25। उससे नेक्स्ट 30। नेक्स्ट 65। नेक्स्ट 25। ये आपको भी लिखते रहना क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, यहाँ मैं तो अभी समझा रहा हूँ सिर्फ, इस टेबल की मुझे जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, नेक्स्ट 25 यहाँ तक हो गया हमारा। ये कितना बचेगा बताओ। 50। ये 20 है ना एग्जैक्टली 50। ये कितना हो जाएगा फिर 55। नेक्स्ट वाला 50। उससे नेक्स्ट में 45 ना। उससे नेक्स्ट 10। उससे नेक्स्ट 60। उससे नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 45। नेक्स्ट 60। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम कौन से में, डी वाले में। कितना हुआ जी आपका 45। नेक्स्ट 50। उसके बाद 35। उसके बाद 60। उसके बाद 45। उसके बाद 10। ये भी हो गया। ई पर आओ, कितना 40। 0 हो गया है तो 30 हो गया, 65, 30, 20 और लास्ट में 60, 45, 40, 30 और कितना 20 और लास्ट में कितना है 55। ये आपके सारे हो चुके हैं। तो इसको हम क्या कहते थे, टेबल नंबर 1 लॉस मैट्रिक्स। अब उसके बाद टेबल नंबर 2 क्या होगी, रो रिडक्शन। अब क्या करना पड़ेगा, रो रिडक्शन। पहली रो में मिनिमम वैल्यू क्या है 25। ये वाली वैल्यू मिनिमम सबसे माइनस करके लिखोगे, लिखते जाना है अपनी टेबल में। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर आपको अभी से लगने लगा इतना लिखना पड़ेगा तो एग्जाम में क्या होगा। देखो 15 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन होता नहीं है, मैक्सिमम 15 मिनट। आप प्रैक्टिस कर लोगे 10 से 12 मिनट में भी सॉल्व कर देते, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना क्योंकि एक भी डेटा कहीं गलत किया पूरा गड़बड़ हो जाएगा। रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन समझ आ रहा है ना। फिर जब दोनों से रिडक्शन हो जाएगा वो वाला मैट्रिक्स मुझे बताना है। एक बार इनके सोल्यूशन से मैच कर लेंगे उसको, क्या सही है वो या नहीं। कॉलम रिडक्शन कर रहे होगे, वो बताना है मुझे अभी। फिर इनके सॉल्यूशन से मैच करेंगे इन्होंने सही किया कि नहीं।
आ गया कॉलम वाला? नहीं बन गया? देखो एक बनाया था वही लॉस मैट्रिक्स बनाया पहले इन्होंने एक, फिर रो रिडक्शन बनाया इन्होंने, फिर क्या बनाया ये कॉलम रिडक्शन। आप यहां हो गए, एक बार जरा देखो वैल्यू सेम मैच हो रही है नहीं? 20 पहली रो में 20 10 45 20 35 एंड यही आ रही है कॉलम रिडक्शन के बाद वाला। अब अच्छा कॉलम नहीं किया अभी? नहीं हम तो रो रिडक्शन वाली तो ये होगी ना, यहाँ कॉलम भी करना है। हाँ कॉलम भी करो, क्योंकि कॉलम वाले पे आना है। किस किस का हो गया कॉलम वाला? अभी कर ही रहे हो? कर लो पहले, फिर मैं आता हूँ इस पे। मैं इनका भी चेक कर लूँ एक बार सही बनाया कि नहीं। यहाँ था 25 30 10 45 25 0, इसमें मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 25 5 40 0 45 30 45, इसमें मिनिमम वैल्यू 5 है 40 5 55 0 40 55, ये भी ठीक है। नेक्स्ट में इसमें मिनिमम वैल्यू है 10, तो ये हो गया 40 35 40 25 50 35 10, ये ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 वाले में तो कुछ चेक करना नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू है आपकी 20 40 25 20 10 0 35, ये ठीक है। कॉलम रिडक्शन में पहले वाले मिनिमम वैल्यू कितनी होनी थी? 5 25 0 35 30 35 35, ये ठीक है। दूसरे वाले की मिनिमम वैल्यू 0, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरे वाले की मिनिमम वैल्यू भी 0, उसमें कोई चेंज नहीं। चौथे की मिनिमम वैल्यू 0, कोई चेंज नहीं। पांचवें मिनिमम वैल्यू 0, कोई चेंज नहीं। छठे मिनिमम वैल्यू कोई चेंज नहीं है। तो अगर देखें तो एक ही कॉलम में चेंज हुआ पहले वाले में, बाकी कोई चेंज नहीं। ये वैल्यू मिल चुकी है अब आपको, ठीक है? यहां तक पहुंच गए सब कॉलम रिडक्शन तक। अब हम पहली रो में, इसकी लाइन भूल जाओ, पहली रो में कितने जीरो है बताओ? लाइन कैसे? स्कैनिंग हॉरिजॉन्टल, तो लाइन पहली रो में। अब दूसरी रो में कितने जीरो बचे? दो, छोड़ दो। तीसरी रो में कितना जीरो नजर आ रहा है? एक, लाइन वर्टिकल। पांचवी सॉरी चौथी रो में जीरो ही नहीं बचा। अब पांचवी रो में एक जीरो नजर आ रहा है, लाइन वर्टिकल। छठी रो में एक ही जीरो नजर आ रहा है, लाइन वर्टिकल। रो स्कैनिंग तो हो गई बेटा, अपने में किया है रो स्कैनिंग? नहीं। कितनी हुई है? एक दो तीन चार, चार लाइन तो आ गई रो स्कैनिंग में। अब करते हैं कॉलम स्कैनिंग। पहले कॉलम में एक ही जीरो है ना, लाइन कैसा? हॉरिजॉन्टल। अब क्या कोई जीरो बचा? कुछ जीरो ही नहीं नजर आ रहा है। अब जब जीरो ही नहीं है तो स्कैनिंग करने की जरूरत, अगर हम देखें तो कितनी लाइन मिली हमें? पांच। नंबर ऑफ लाइन कितनी है? पांच। और रोज कितनी है? छह। यानी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो अनकवर्ड से, अनकवर्ड कौन से हैं? ये वाला कॉलम, ये वाले, इतने ही बचे ना अनकवर्ड। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसमें बताओ? 25 नहीं 20। 20 क्या होगी आपकी ये मिनिमम वैल्यू, ये वाली वैल्यू 20। यहां तक समझ आ गया? अब हमें क्या करना है बताओ? इस 20 को अनकवर्ड से तो माइनस करोगे, इंटरसेक्शन यानी एक दो तीन, इन वैल्यू में ऐड करते, तो बाकी को क्या कर दोगे? कॉपी। तो ये कितना है बताओ? 5, ये 10, ये 25 हो जाएगा माइनस, ये 20 हो गया, ये 35, ये ठीक है। यहां पर ये जीरो ही रहेगा, ये 20 ऐड किया 60 हो गया, ये जीरो ये एजिटिव कॉपी हो गई। यहां पर ये माइनस हुए 15 10 15 15, ठीक है। ये कॉपी रहेगा, बाकी यहां माइनस किया 35 5 10 0, ठीक है। और बाकी एजिटिव कॉपी कर दिए, सिर्फ इनमें ऐड किया था। यहां तक पहुंच गया यार? नहीं?
कुछ गलत लग रहा है? बी में, इसमें इधर ये 30 है ना, इससे पहले देख लेते हैं। 25 है मेरे साथ, 25 है, इंटरसेक्शन है ना, रेड होगा मतलब कवर्ड है ना वो। ये लाइन ऐसे खींची थी हमने और एक लाइन यहाँ खींची हुई थी ऐसे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट में तो ऐड करेंगे ना हम। अच्छा इन्होंने 45 नहीं लिखा है, हाँ ये 45 आएगा, ऐड करेंगे ना इसमें, इसमें भी ऐड करेंगे, इसमें भी ऐड होगा। ये 50 ठीक लिखा है, इसमें भी ऐड होगा, ये ठीक लिखा है, एक तो गलत कर दिया देखो, एक गलत था इसमें भी। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? आप देखो ये जो आ चुका है, अब इसमें रो स्कैनिंग करें हम। पहले पहली रो में कितनी जीरो, कौन सा वाला, हमने ये 20 वैल्यू निकाली। इसको मुझे क्या करना है, जितने येलो हैं अनकवर्ड वहां से तो क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना था, 1 2 3। अगर कंफ्यूजन आती है तो मैं एक तरीका और बता देता हूं, पहले क्या करके लिख दो, ऐड। कहां पर, बी में इस पर ऐड करके लिखा 20, कितना आ गया 60, इसको ऐड, यहां ऐड करते कितना देता 45। हाँ हाँ 4 है, और ये कितना हो गया 50, और ये भी कितना हो गया बताओ 45। पहले ये लिख दो ऐड करके, फिर कौन से लिखोगे, माइनस करके। कहां से माइनस करना था, इससे, ये माइनस कर दिया, ये माइनस किया, ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, फिर इसमें ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये भी, और बाकी जो बचे वो क्या है, कवर्ड, उनको एज इट इज कॉपी कर दो, कॉपी कर दो। ठीक है, कंफ्यूजन एक ही जगह गड़बड़ होने के चांस होते हैं जहां ऐड करना है, कॉपी वालों में गड़बड़ नहीं होती है, सब्सट्रैक्ट वालों में भी गड़बड़ नहीं होती है। यार आगे इतनी समझ नहीं आता। अब बताओ जरा, इसमें अब रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग करें, ये 45 है, पहली रो में जरा बताओ मुझे कितने जीरो, एक जीरो है ना, ये वाला लाइन कैसे, वर्टिकल। दूसरी रो में कितने जीरो हैं, तो छोड़ दो। तीसरी रो में एक जीरो है, लाइन कैसा, वर्टिकल। चौथी रो में जीरो बचा ही नहीं, पांचवी रो में कितना जीरो, एक, लाइन कैसे, वर्टिकल। छठी रो में दो जीरो, छोड़ दो। फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में लाइन कैसे, दूसरा कॉलम ऑलरेडी कट, तीसरे कॉलम में ये कट हो चुका है, एक जीरो ये वाला बच्चा, लाइन कैसे, ये कट है ऑलरेडी। पांचवें कॉलम में यह है नहीं, छठा कॉलम ऑलरेडी। आइए अब कौन से फिर से रो स्कैनिंग, पहली रो में कोई जीरो बचा नहीं, दूसरी रो कट है, तीसरी रो में कोई जीरो है नहीं, चौथी रो में एक भी नहीं, पांचवी रो में, यार लाइन कितनी हो चुकी है अभी, होनी तो 6 चाहिए थी, और सारे जीरो कवर्ड हो गए। यानी ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फर्दर इंप्रूव करना पड़ेगा, ये रहा ना है। मैंने कहा था एग्जाम में तो दो, अगर 8 नंबर में आया तो दो तो कराएगा। अब बताओ इसमें से अनकवर्ड से मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कौन सी नजर आ रही है, 5, ये वाला 5। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना, हाँ दोबारा बोलो बेटा, एक बार लाइन खींचने के बाद समझ भी नहीं आएगा, एक थे दो थे, हाँ ये फिर से मैं एक बार सबको हटा देता हूं, क्योंकि लाइन ही हटाऊंगा, नहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब समझ, पहले हमने रो देखनी है, पहली रो में ये बता मुझे कितने जीरो नजर आए, इसमें एक ही जीरो है, तो लाइन कैसे खींचूंगा मैं, आराम से करते हैं। दूसरी रो में दो जीरो, एक ये था एक ये था, छोड़ दो। तीसरी रो में सिंगल जीरो, लाइन कैसे, वर्टिकल ना। चौथी रो में कट चुका है, पांचवी रो में ये वाला जीरो है ना एक सिंगल, लाइन कैसे, वर्टिकल। छठी रो में दो जीरो नजर आ रहे हैं अभी, इसका कुछ कर नहीं सकते। अब आते हैं हम कॉलम स्कैनिंग पर, रो स्कैनिंग तो खत्म होगी। पहले कॉलम में कितने जीरो, सिंगल जीरो, लाइन कैसे, हॉरिजॉन्टल ना। दूसरा कॉलम ऑलरेडी कट है, तीसरे कॉलम में कितने जीरो, ये तो कट हो गया, कौन सा जीरो बचा, मात्र एक, लाइन कैसे,
5वां कॉलम ऑलरेडी कट है, छठे कॉलम में कोई जीरो और 7वां कॉलम ऑलरेडी कोई जीरो नजर ही नहीं आ रहा। जीरो आता तो मैं स्कैनिंग करूं ना। अब कितनी लाइन है अभी बताओ? अभी भी 3 और 2 5, यानी 5 6 के इक्वल। फिर से फर्दर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स आप बनाओगे। अब बताओ अनकवर्ड से मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई है? 5। इस 5 को 1 2 3 4 5 6 यहां तो क्या करना है? ऐड। बाकी जितने कवर्ड है उनको कॉपी, और जहां ये है यहां से माइनस करना है। एक बार चेक करो जरा इसका सॉल्यूशन सही है या नहीं। ये 0 हो गया, ये 10, ये 25, ठीक, ये 20 एज इट इज, 35 ये एज इट इज। नेक्स्ट में ये 0, ये 60, ये 60 था, ऐड किया 65 आ गया। नेक्स्ट एज इट इज कॉपी किया, यहां भी ऐड होगा 50, ये कॉपी ये कॉपी, नहीं इसमें ऐड होना है, 50 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला माइनस करना है अब, तो ये हो गया 10, ये एज इट इज, यहां -5 किया 35, ये एज इट इज, और यहां से माइनस कर दिया है, ठीक है। उससे नेक्स्ट में डी में इससे माइनस करोगे, ये कॉपी, इससे माइनस, ये कॉपी, ये माइनस, ये कॉपी। नेक्स्ट माइनस कॉपी माइनस कॉपी माइनस कॉपी। लास्ट में यहां कॉपी, यहां ऐड करना था, फिर ये कॉपी, फिर से ऐड। ये वाले में गलत नहीं, 10 कहां 15, ठीक है। ये कॉपी ये ऐड हो गया। अब आते हैं इसमें, पहली रो में कितने जीरो? 2। दूसरी रो में कितने जीरो? 2। तीसरी रो में कितने जीरो? 1। हम लाइन कैसा खींचेंगे बताओ? वर्टिकल। चौथी रो में 2 जीरो, छोड़ दो। पांचवी रो में लाइन कैसे? वर्टिकल। छठी रो में 2 है, छोड़ दो। आते कॉलम पर, पहले कॉलम में कितने जीरो? 2। दूसरा कॉलम स्कैन हो चुका है, तीसरे में 1 और 1, 3 जीरो, छोड़ दो। इसमें कट गया, इसमें कितने जीरो? 1। लाइन कैसे? हॉरिजॉन्टल। लास्ट वाले में कितने जीरो बचे? 2, छोड़ दो। पहले कॉल, फिर से रो में आओ, पहली रो में कितने जीरो? दूसरी रो में कितने जीरो? 2 हैं। तीसरी रो में ये जीरो ऑलरेडी कवर हो। चौथी रो में 2 हैं। पांचवी में है ही नहीं। छठे कॉलम में, छठी रो में कट चुका है। फिर से फर्स्ट में आओ, अब बताओ कितने सॉल्यूशन जीरो बचे? यहां कर नहीं सकते, एक हो चुका। इसमें कितने जीरो बच रहे हैं अब? 2। इसमें खत्म। इसमें कितने जीरो इसमें जीरो बचा ही नहीं, और लास्ट वाले में 2, यानी इसके हैं मल्टीपल सॉल्यूशन। क्या है इसके? ये कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं किया है। जब रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग में 2 जीरो या 2 से ज्यादा जीरो बचते जाएंगे तो वहां सॉल्यूशन क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब उसमें हम आर्बिट्रली, जैसे 2 जो बची हैं, मैं समझा देता हूं, डिस्कस पूरी नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ये 2 जॉब बची, तो ए को मैं चाहे ये जॉब दे दूं या ये वाली एक जॉब दे सकता हूं। मतलब ए को मैं फर्स्ट भी दे सकता हूं, और ए को मैं, मान लो मैंने ए को फर्स्ट दी, तो अब ये तो दे नहीं सकता। तो अब बताओ बी को मैं कौन सी वाली दूंगा? भाई या तो ये या तो ये। मान लो मैंने बी को ये वाली दे दी, ठीक है, अब ये वाला कट हो गया, ठीक है। सी के लिए ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है, डी को कोई जॉब, डी के लिए या तो मैं ये जॉब, अब बताओ क्या मैं ये वाली जॉब दे सकता हूं? ये तो ऑलरेडी कट, तो डी को कौन सी जॉब दूंगा मैं? ये वाली। और किसी की जॉब बची? सबकी जॉब हो चुकी है। दूसरा एक तो सॉल्यूशन ये हो गया। मान लो तुम कहते सर ए को ये वाली ना देके ये वाली दे दो, इसी को कह रहा हूं मल्टीपल सॉल्यूशन। तो फिर अगर ये दे देंगे तो ये वाली कट हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये दी तो अब बी को ये ना मिलके कौन सी मिलेगी? ये वाली मिलेगी। अरे ये सुनो, वो जिस रो में 2 जीरो या 2 कॉलम है उनकी जॉब क्या हो सकती है? इंटरचेंज हो सकती है। इसको कहते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन। और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आपको 2 टेबल बनानी पड़ेगी। कौन सी? पहले आपने ए को फर्स्ट दी और बी को कौन सी दे दी है जी? थर्ड।
इसका सोल्यूशन अलग होगा। फिर बाद में कह रहे हो ए को दे दोगे 6 तो बी को कौन सी दोगे फर्स्ट, और बाकी में तो चेंज फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको चेंज करके आप बनाओगे। हाँ दोनों दिखानी चाहिए। हालांकि मल्टीपल सॉल्यूशन इसमें 3 बनेंगे क्योंकि ये जॉब भी तो बाद में चेंज हो रही है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, लेकिन 2 तो कम से कम दिखाओगे आप। लेकिन एक बार बता दूं मैं, कॉस्ट सेम आएगी, यानी है प्रॉफिट है तो अर्निंग क्या आएगी, सेम। अर्निंग में कोई चेंज अगर चेंज हो रहा है मतलब पूरा क्वेश्चन तुमने गलत कर रखा है। समझ आई बात? नहीं तो चेंज होता भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इसमें देखो पहला मिनिमाइज केस आया डायरेक्ट किया, दूसरा मैक्सिमाइज केस आया लॉस मैट्रिक्स बना के किया, तीसरा इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन भी है। समझ आ गई बात? तो इतना ही है। अभी हमें एक बचता और कौन सा, डमी रो या डमी कहां डाली, अभी तो बैलेंस प्रॉब्लम थी ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम डमी वाले करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं क्लास को वाइंड अप करते हैं, हमें 3 तरह की प्रॉब्लम आएंगी इसमें, बैलेंस, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मिनिमाइज तो डायरेक्ट, मैक्सिमाइज तो लॉस मैट्रिक्स। फिर क्या होगा, अनबैलेंस, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। मिनिमाइज तो डायरेक्ट, मैक्सिमाइज तो फिर से उसमें भी लॉस मैट्रिक्स। और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम, उसकी बात ही नहीं की मैंने अभी। तो अभी हमारी कितनी क्लास लगेंगी, मैं इसलिए बेटा आराम से करूंगा, चाहूं तो मैं कॉन्सेप्ट आज ही खत्म हो गया। रेस्ट्रिक्टेड में क्या हो जाता है, सिंपल सी बात होती है, वो पहले से बोल देगा कि जॉब ए, मतलब ए को हम ये वाली जॉब नहीं दे सकते, तो इसकी जगह कट करके हम क्या लिख देते हैं, अल्फा। क्या लिख देते हैं, वो नंबर ही नहीं है हमारे लिए, उसे कह देते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। भाई हमने कह दिया यार ये बंदा ना इस रोड पे जब भी जाता है या ये वहां पे प्लेन को लैंड कराता है हमेशा क्रैश करा देता है, क्रैश करा देता है, कुछ ना कुछ गड़बड़, क्रैश करा के तो बचेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। हम कह देंगे यार इस पायलट को वो वाला प्लेन नहीं देंगे, तो उसके हम क्या करते हैं, उसके सामने कई बार इसको डैश भी लिखते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से उसको अल्फा लिख देना चाहिए। और अल्फा का मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी, उसकी कॉस्ट क्या मान के चले, इन्फिनिटी है। भाई अगर वो वहां गड़बड़ करता है तो प्लेन को क्रैश भी तो करा ही सकता है किसी दिन, तो कभी कभी तो हलते गिरते करा देता है लैंडिंग, लेकिन किसी दिन हो सकता है क्रैश ही करा दे, तो उसकी कॉस्ट क्या मान के चलते हैं हम, इन्फिनिटी मान के चलते हैं। उसकी जॉब जैसी कॉस्ट हमारी इन्फिनिटी होगी, हम मान लेंगे ये जॉब हम इसको असाइन करेंगे ही नहीं। क्लियर होती है बात? तो 3 तरह की प्रॉब्लम इसमें करेंगे। आज हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आप चाहो तो एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कौन सा वाला, पहला वाला एग्जाम्पल अब आप ट्राई कर सकते और करके आना चाहिए ताकि थोड़ा सा समझ भी आएगा। उसमें 2-3 इंप्रूव्ड मैट्रिक्स है। कहाँ है जी पहला एग्जाम्पल, डमी वाला तो नहीं है, बस एक बार मैं चेक कर लूं। इलस्ट्रेशन कौन कितने हैं यहाँ पर, एक कहाँ गया, यहाँ से शुरू किया ना हमने, ठीक है। ये वाले में कितनी जॉब है इसमें, इधर 6 लोग और इधर भी 6। अब देखो ये पता है कई बार कई परेशान करेगा आपको, इन्हें 1 2 3 4 नंबर ही लिख दिए और तुम्हारा मन करेगा माइनस कर दो इसको भी, यस और नो। तो ये जो वाले लिखे हुए ये एक्चुअली मैन है और ये क्या इनकी जॉब्स हैं। मैट्रिक्स तो एक्चुअल में कहां लिखा हुआ है, ये वाला लिखा, तो हम इन्हीं नंबर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मैं मैट्रिक्स अभी बना रहा था ना, कैसे बना रहा था मैं, ये वाले में बाहर इतना कॉलम बनाता हूं, ये जब नंबर आ जाएगा इसको हम डालेंगे उसमें, और ये नंबर कहां लिख देंगे, बाहर, इसके लिए कवर ही नहीं करेंगे हम। एबीसी में तो फिर भी ठीक है, नहीं कई बार तुम्हारी मन हो जाएगी, कंफ्यूजन होगा, पता लगा कि तुमने सब में से 4 माइनस करके लिख दिया। ये बात समझ आ रही है नहीं, इतना केयरफुल रहना। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बैलेंस चाहिए क्योंकि 6 रो है और 6 ही कॉलम है, तो एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करके आएंगे। आई होप एंजॉय द क्लास। तो प्रैक्टिकल तो ठीक है ना, थ्योरी करनी पड़ेगी बेटा, ऐसा नहीं कि देखो थ्योरी छोड़ेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल अपना जो 45 to 50 मार्क्स के आते हैं उसको कंप्लीट करेंगे, थ्योरी हम करेंगे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पता है पूरा 5 नंबर थ्योरी में आ सकता है, उसको तो अलग तरीके से करेंगे, वो पता रहता है कौन से पॉसिबल है, उनको पूरा लिख के नोट कर लेंगे। एक करेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहां हमें पता ऑब्जेक्टिव आएगा हम वही पॉइंट क्लिक करेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। डन, चलिए जी ओवर कर दो, निवास ओवर कर दो भाई।